अभी आवाज आ रही है जी? यस सर। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, अभी घर से क्लास ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। यस सर। फोन रीस्टार्ट किए हैं तब आ रहा है। तो हम जो बता रहे थे कि नाइन्थ क्लास में आप पढ़े होंगे कि एटम के मेनली दो पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? कोई बताएगा? एक न्यूक्लियस और दूसरा इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। एक एलिमेंट एंड न्यूक्लियस और दूसरा, कंपाउंड। एक सेकंड ना, एलिमेंट कंपाउंड पार्ट नहीं होता है। एक न्यूक्लियस और दूसरा जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। आप लोग भूल गए होंगे तो याद दिला देते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। और न्यूक्लियस के बाहर सर्टेन सर्कुलर पाथ्स पे, जिसको ऑर्बिट्स या सेल्स बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। उन सेल्स में फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, इस तरह से आदित्य अपूर्व 10L। यस सर। आप पढ़ने बैठे हैं ना, फैशन शो में बैठे हैं? क्या सर? टोपी उतारो या सीधा करो। तो जो आपको सेल्स होते हैं बहुत सारे, उसमें से कोई फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, तो एक लास्ट सेल भी होता है जिसको वैलेंस सेल बोलते हैं। तो आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें सिर्फ लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ध्यान से सुनोगे और इसको याद रखोगे। रिएक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है, दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, अंदर के सेल वाले इलेक्ट्रॉन को भी कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनको तो बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं, वहां तक बात पहुंचनी ही नहीं है केमिकल रिएक्शन में। और दूसरा जो टाइप है न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं लेते हैं, उसमें न्यूक्लियस भाग लेता है। न्यूक्लियस टूटेगा या जुड़ेगा तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएगा। तो हम यही समझाना चाह रहे थे कि रिएक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे वैलेंस सेल के, लास्ट सेल के, और न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस भाग लेगा। हम लोग जो अभी टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन का टाइप आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी लेसन होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन एक्चुअली दो टाइप का होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, आप लोग पहले ही बता चुके हो। तो अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। तो इसमें जैसे नाम से ही पता है कि कुछ चीज कंबाइन होगा। तो कंबाइन क्या होगा? तो आपको मालूम है कि केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट पार्ट और एक प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट पार्ट, प्रोड्यूस। तो जब रिएक्टेंट दो या दो से अधिक होंगे और प्रोडक्ट सिंगल होगा, यानी रिएक्टेंट दो या दो से अधिक होंगे और प्रोडक्ट सिंगल होगा, तब ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो स्क्रीन पे, 2Mg + O2, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट दो हैं और प्रोडक्ट एक ही है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को दो से अधिक भी हो सकता है। जैसे एक आयरन वाला याद होगा आप लोगों को एग्जांपल कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो बनता था रस्ट। तो 3 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, तो उसको भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। इसका ये दिया भी है डिटेल में कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड। ये एक्टिविटी हम लोग करेंगे वर्चुअल लैब के थ्रू। अब कॉम्बिनेशन 3 टाइप का हो सकता है। पहला कॉम्बिनेशन जैसे आप लिखते हैं H2 + O2, H2O बन गया, C + O2, CO2 बन गया, या और दिख रहा है स्क्रीन पे H2 + Cl2, HCl बन गया। दूसरा एग्जांपल दिख रहा है कि 2CO + O2। सर, हाँ बोलो सर, यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम रीजन इज रब्ड विथ सैंड पेपर। हाँ बोलो, उसमें कुछ तो पूछना है? सैंड पेपर से उसको रब क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वेरी गुड। जैसे आप मैग्नीशियम को रिएक्शन कराना है, लेकिन जब मैग्नीशियम आप पढ़े होगे 8th क्लास में कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम चौथे नंबर पे आता है, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो जो आपको एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ वो रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट का उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। तो जब वो लेयर बन जाएगा तो आपको रिएक्शन स्लो होगा। जैसे आप देखो कभी जो तार होता है, बिजली का तार है,
उसके ऊपर बोलते हैं कि तुतिया जम गया, कार्बन जम गया, तो उसको रगड़ते हैं हम लोग, फिर उसको लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो करंट अच्छा आता है, नहीं तो करंट का रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। उसी तरह से मैग्नीशियम के ऊपर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर है, अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो रिएक्शन जो है वो धीरे होगा, यानी कि देर से जलेगा मैग्नीशियम रिबन, तो जल्दी जले, इसलिए उस लेयर को हटाना जरूरी है, इसीलिए उसको सैंड पेपर से रगड़ा जाता है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बुक में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। सर। हाँ बोलो। सर क्लोरीन के वैलेंसी तो 1 होते हैं, तो हम Cl2 क्यों लिख रहे हैं? क्लोरीन जो है, देखो वैलेंसी और एटोमिसिटी दो अलग अलग चीज है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। वैलेंसी का मतलब हुआ कि वो कितना बॉन्ड बनाएगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन या ट्रांसफर करेगा, और एटोमिसिटी होती है कि जैसे जो रिएक्टिव एटम्स हैं, जैसे आपको बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम रिएक्टिव हैं, कुछ के रिएक्टिव नहीं भी है, जैसे नोबल गैसेज, इनर्ट गैस के बारे में जानते होंगे, हीलियम, नियॉन, जेनन, रेडन, क्रिप्टन, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी कि एक ही एटम के स्टेट में ही रहते हैं। लेकिन जो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो जैसे ही एटम के स्टेट में आया, तो चूंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, दूसरे एटम के साथ मिल करके मोलिक्यूल बना लिया, या 3 एटम के साथ मिलकर मोलिक्यूल बना लिया, तो एक मोलिक्यूल में जितने एटम होते हैं दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो गैस है, गैसेस फॉर्म में जब मिलता है, काम नहीं कर रहा माउस, आवाज आ रही है? यस सर। पार्टिसिपेंट्स को एडमिट करने के लिए ऑप्शन पे क्लिक करें तो क्लिक ही नहीं हो रहा है। एनीवे, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ नेट का, आज हम असल में घर से क्लास ले रहे हैं ना, बाकी दिन स्कूल से क्लास लिए हैं, तो थोड़ा वहाँ एयरटेल अच्छा है सर। अरे अभी तो जियो सबसे अच्छा चला, तो वो भी बकवास चल रहा है अब तो। एयरटेल का घर से नहीं लेते थे। हाँ क्या बोले, फिर से बोलो। सर वाईफाई लगा दीजिए। हाँ लगा लेंगे, वो भी लग जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि मेरे मोहल्ले में आए एयरटेल एक्सट्रीम या जियो फाइबर, तो लगवा लेते हैं। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा शेयरिंग देखते हैं क्या हो गया है। सर शेयर तो हो रहा है आपका स्क्रीन। हाँ शेयर हो रहा है, लेकिन वो फ्रीज हो गया है, उसमें कुछ भी ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली लैपटॉप में प्रॉब्लम है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है? सिस्टम हैंग कर गया क्या सर? नहीं, सिस्टम तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, माउस वाउस ये कर रहा है। अभी सर एंटीवायरस डलवाना पड़ेगा। अरे सब है, को नहीं मालूम, हम पहले कंप्यूटर पढ़ाते थे। अब बहुत अच्छे हैं सर। सर हमको पता सर है। आपको कोई जानता नहीं है अच्छे से सर। अजी क्या बोला? जानता नहीं है सर ये लोग आपको अच्छे से जानता नहीं अभी। अच्छा, बहुत हैंडसम है सर। क्या है तुम उनका बस बायोग्राफी बस बस, अब वो मेरे बारे में नहीं बोलना है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं लिखे हो। रिएक्शन के बारे में, बात बंद। तो क्या पूछ रहे थे तुम लोग? सर Cl2 क्यों है? हाँ, तो जो क्लोरीन का एटम है वो आपका एक एटम और दूसरा एटम, ये इसकी वैलेंसी 1 है, और ये एक दूसरा एटम है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो चूंकि दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके आपस में जुड़ जाता है, और ये फिर क्लोरीन नहीं रह जाता है, ये Cl2 बन जाता है। क्लोरीन जो है वो डाइएटॉमिक गैस है। अभिषेक के घर से आवाज आ रही है। चलो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है। पहला जिसमें कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जुड़ेंगे। आप देख रहे हो कि इस एग्जांपल में ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, इसमें भी ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, तो इनके बीच में जब कॉम्बिनेशन होकर कंपाउंड बनेगा, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एलिमेंट टू एलिमेंट कॉम्बिनेशन। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि ये कंपाउंड है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, यानी कि एक कंपाउंड और दूसरा एलिमेंट, तो इसको बोलेंगे एलिमेंट टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है कंपाउंड टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन, यानी दोनों कंपाउंड ही रहेगा। जैसे कि आप ये देखो लास्ट वाला एग्जांपल, CaO और CO2 ये मिलके बन गया CaCO3। तो इसलिए 3 टाइप के आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गए, एलिमेंट टू एलिमेंट कॉम्बिनेशन, एलिमेंट टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन, एंड कंपाउंड टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये तीनों टाइप हो गया। अच्छा, एक चीज और है
कि आप देख रहे हो कि जब भी एलिमेंट टू ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में रिलीज होगा। तो इसलिए ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। अगर हीट चूंकि हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी कि नया बॉन्ड बन रहा है तो हीट या एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में रिलीज हो रहा है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। पढ़े आगे। सर यस सर यस सर। नेक्स्ट आपका टाइप कंपाउंड है टू कंपाउंड इंग्लिश में बता दीजिए सर। कंपाउंड टू कंपाउंड। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, इसलिए स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे नीचे CaO + CO2, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड वो आपस में रिएक्शन करके CaCO3 बना रहा है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो CaCO3 बनाएगा। तो चूंकि इसमें दोनों ही कंपाउंड ही है, दोनों पार्ट कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंपाउंड टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब कि कंपोजिशन का उल्टा। कंपोजिशन का मतलब होता है बहुत सारी चीजें मिलके एक चीज नया बनना, जुड़ना, और डीकम्पोजिशन का मतलब कि एक चीज टूट के छोटे चीजों में बंटना, यानी कि रिएक्टेंट एक रहेगा, प्रोडक्ट एक से अधिक रहेगा। ठीक है। डिकम्पोजर बायोलॉजी में भी सुने होंगे, बड़े मोलेक्युल से छोटा मोलेक्युल बन रहा है, बहुत सारे छोटे मोलेक्युल। हाँ, वो कोई पूछ रहा था कुछ। सर के हाँ, कैटलिस्ट का मतलब बता दीजिए ना। कौन चीज का मतलब? सर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो पिछले ही सप्ताह में समझाए थे जी, नहीं थे क्या तुम? बतला दिए हैं सर। रिएक्शन को बढ़ाने और घटाने वाला। बता दिए हैं सर। बता दिए हैं पिछले सप्ताह से, बता तुमको दिए हम हैं अलग सर, से इस बता क्लास में देंगे। ध्यान नहीं। पूर्वा है ना, पूर्वा वीडियो कुछ है देख ना। लो। अरे सुनो, तुम लोग वीडियो सलाह देंगे देख तो लो। हम बात कर रहे हैं। अब पूर्वा हम तुमको मैसेज करना, हम तुमको बताएंगे, फोन करेंगे, बता देंगे, अभी क्लास होने दो। तो डिकम्पोजिशन में ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूटता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट इज द सिंगल एंड द प्रोडक्ट्स आर मल्टीपल। तो जब भी किसी चीज को ब्रेक डाउन करना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, वो चाहे हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। तो इसलिए आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप का रिएक्शन है। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए आपको हीट एनर्जी देना पड़ेगा तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। आप देख रहे हो यहाँ पे लेड नाइट्रेट है और ये आपको एरो के ऊपर एक ट्रायंगल का सिंबल बना हुआ है। ये जो ट्रायंगल का सिंबल है वो हीट का सिंबल है, यानी कि आप हीट को हीट दे रहे हैं, यानी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और आपको बन रहा है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। 3 चीज बन रहा है। तो रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट 3 है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन हुआ। और चूंकि इसको हीट देने से हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन आपको, ये जो दोनों रिएक्शन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक तो पूछा ही जाता है। जैसे आप इस ब्लू कलर से जो लिखे हैं कि व्हेन पाउडर्ड लेड नाइट्रेट को पाउडर क्यों करते हैं? ताकि रिएक्शन फास्ट हो। उसको जब हम लोग टेस्ट ट्यूब में डाल के फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं। अब एग्जाम में पूछता है कि ब्राउन फ्यूम्स किस चीज के बनते हैं, तो ब्राउन फ्यूम बनते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, NO2 के। और येलो रेजिड्यू बचता है, येलो रेजिड्यू किस चीज का बचता है? तो लेड ऑक्साइड का बचता है, लेड ऑक्साइड का। और ऑक्सीजन गैस तो कलरलेस होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब लेड नाइट्रेट को हम लोग डिकम्पोज करेंगे बाय सप्लाइंग हीट, देन येलो रेजिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ब्राउन फिल्म ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन गैस इज आल्सो फॉर्म्ड। दूसरा आपका एग्जांपल है आयरन सल्फेट, जो उसके ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं, इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं हम लोग। उसको जब हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में लेकर के, ड्राई टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो आपको फाउल स्मेल, गंदा सा सल्फर का स्मेल, जैसे बारूद रूद की जलने का या सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आएगी उसमें से, यानी कि वो सल्फर जल के क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों का स्मेल आएगा, फाउल स्मेल। और आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड जो बना,
उसका रेडिश ब्राउन रेजिड्यू बचेगा, रेडिश ब्राउन सॉलिड रेजिड्यू बचेगा, वो हो गया फेरिक ऑक्साइड, और साथ में आपको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के फाउल स्मेल आएगा। तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनोगे लोग, आंसर उसी ढंग से लिखना एग्जाम में, नहीं तो बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो आंसर सही लिखे थे, आप काट दिए। क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। यह क्वेश्चन आ गया कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब आप एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट कर रहे हैं। तो बच्चे लिखते हैं कि फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। आपका आंसर अधूरा है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ब्राउनिश रेडिश ब्राउन रेजिड्यू ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड फाउल स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ। आप क्या बना उसको केमिकल टेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या अपने सेंस ऑर्गन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। नीचे में कुछ और चीज लिखा हुआ है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये हम लोग पढ़ेंगे आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट लेसन में कि क्रिस्टल और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो इसके जो दाने के फॉर्म में होता है, लेबोरेटरी में इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। इसमें 7 मोलिक्यूल्स वाटर के हैं। तो जब आप हीट करते हैं तो पहले क्रैकिंग साउंड आएगा, जैसे नमक को गर्म करोगे तो पटपट आवाज करता है। उसी तरह से जब आयरन फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करेंगे तो वो आवाज आएगी। वो आवाज किस लिए आ रही है, क्योंकि वो जो 7 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो रिमूव हो रहा है उसमें से, तो उस रिमूवल के चलते वो हीट ये आपको साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। चलो यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? सर जब वाटर रिमूव करेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा? होता है। जैसे आपको कॉपर सल्फेट है तो जब वो उसको वो ब्लू कलर का होता है, जब उसका वाटर रिमूव होता है तो वो कलरलेस हो जाता है। उस तरह से आयरन सल्फेट को जो वो ग्रीन है उसका जब वाटर रिमूव होगा तो वो ऑफ वाइट यानी क्रीमिश कलर का हो जाता है। क्लियर? सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा 3 प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, 2 भी बन सकता है। जैसे आप ऊपर में रिएक्शन में आपका एग्जांपल दिख रहा है सामने, आपके क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पे अवेलेबल है। CaCO3 को हीट किए 2 ही प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन विच इज डन बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करेंट। तो जैसे आप पढ़े होंगे 7 क्लास में कि वाटर को हॉफमैन्स वोल्टामीटर में लेकर के 9 वोल्ट करेंट के जब सप्लाई करते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स बना के, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। उस तरह से सोडियम क्लोराइड है, मोल्टेड सोडियम क्लोराइड को या सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के वाटर में ले करके जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट, प्रोसेस वही रहेगा, 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे बैटरी से, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ के जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो आपको सोडियम और क्लोरीन में डिसोसिएट हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड उस तरह से एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ जितने भी डिकम्पोजिशन हो रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फोटो डिकम्पोजिशन। कुछ ऐसे डिकम्पोजिशन है जो अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज का मेन सोर्स क्या है? सनलाइट। जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो पहले होती थी, कैमरा में रील लगा के फोटो खींचते थे हम लोग, फिर वो डेवलप होने के लिए था, तो वो जो फोटो डेवलप होता था जो निगेटिव, समझा दीजिए तो बी नंबर। कौन सा सर? बी नंबर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब किसी डिकम्पोजिशन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना पड़े, यानी कि जो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हो, उसको या तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। तीनों चीज बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन। तो आपको स्क्रीन पे आपको तीनों एग्जांपल दिख रहा है। वाटर का डिकम्पोजिशन है, सोडियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन है। और इन दोनों के बारे में वाटर वाला तो नहीं, वाटर वाला 7 में पढ़े होंगे। सोडियम क्लोराइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेसन में, इसको डिटेल में और पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। उसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो लेयर बनता था फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का बनता था। आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों ऑप्शन दिया रहता है।
तो दोनों ही सही है, आप दोनों भी टिक कर सकते हो या दोनों में से कोई एक भी टिक कर सकते हो, आंसर सही होगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, क्या फोटोग्राफी वाला जो सर बोले हैं। जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, आजकल तो सारा डिजिटल हो गया है, आप मोबाइल में फोटो खींचे और जाके दिए, आप कलर ये फोटो लैब में, स्टूडियो लैब में, वहाँ पे आपको प्रिंट करके दे दिया। लेकिन आज भी बहुत से लोगों के पास जो रील वाला, जो पहले रील लगता था, वो वाला कैमरा होगा, तो उसमें जब आप फोटो खींचते हैं ब्लैक एंड व्हाइट खास करके, तो जब आप उसको डेवलप करने के लिए देते हैं तो वो उसको धुलाई करके और उसको धूप में डालता है निगेटिव को। अब तो कम देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी पुराना वाला मिल जाएगा, अगर कहीं देखने को, तो आप या नेट पे सर्च करोगे दिख जाएगा। तो उसमें एक्चुअली में सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में से किसी का भी लेयर हो सकता है। अब जब आप उसको धूप में डालते हैं तो क्लोरीन या ब्रोमीन जो है उसमें का, वो डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन में या सिल्वर और ब्रोमीन में टूटेगा। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो एयर में डिफ्यूज हो जाएगा और आपके जो प्लेट है उसके ऊपर सिल्वर बच जाएगा, यानी वो फोटो डेवलप हो गया आपका। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को जिसमें सनलाइट यूज करते हैं उसको बोलते हैं, या यूवी रेज का आर्टिफिशियल सोर्स भी यूज कर सकते हैं, सर उसको बोलते एक्सरे हैं। भी इसी टाइप का होता है? नहीं, एक्सरे इस टाइप का नहीं होता है, लेकिन उसमें आपको एक्सरे के थ्रू इमेज बनता है। एक्सरे का अलग प्रोसेस हो गया, वो अल्ट्रावायलेट रेज नहीं, एक्सरे यूज हुआ उसमें। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आप पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस, वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, Yes, याद sir. है? तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन Yes, बोलेंगे sir. या नहीं बोलेंगे? सर नो सर, नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले डिकम्पोजिशन देखना है कि वो डिकम्पोजिशन है कि नहीं, तब सनलाइट देखना है। तो उसका नाम ही है फोटोसिंथेसिस, यानी कि रिएक्शन तो फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, लेकिन सिंथेसिस हो रहा है, वहां पे जुड़ना हो रहा है, टूटना नहीं हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहाँ कॉम्बिनेशन Yes, हो sir. रहा है। क्लियर Yes, यहाँ sir. तक? यस सर। ओके, यस सर। अब हमारा जो Yes, नेक्स्ट, sir. अब ये आपका और होमवर्क sir, है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर सर सनलाइट के प्रेजेंट में नहीं हो तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन नहीं बोलेंगे। नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज का अगर कोई आर्टिफिशियल सोर्स है, जैसे बरसात का दिन है, बहुत दिनों तक धूप नहीं निकल रहा है, ठंडे के दिन में धूप नहीं निकल रहा है, तो क्या वो फोटोग्राफी बंद हो जाएगी? नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज के आर्टिफिशियल टॉर्च आते हैं, उसको यूज करके बंद कमरे में वो लोग अल्ट्रावायलेट रेज का बल्ब जला करके और उसमें वो डिकम्पोज करते हैं, उससे फोटोग्राफी करते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज के आर्टिफिशियल सोर्स भी होते हैं, सारा नेचुरली वो जरूरी नहीं है। ये होमवर्क है आपका, एनसीईआरटी बुक सबके पास होगा, जिसके पास नहीं होगा यस तो सर। मेरे से बात है करेगा, सर। हम उसको सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे। तो पेज नंबर 5, 6, 7, 8, 9 के जितने भी क्वेश्चन है उनको करना है आपको। ये जो 5 आपको डिफिनीशन लिखने का है, ये सारा बताया हुआ है, ये करना है। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक याद होगा, जिसमें हीट रिलीज होता है। तो रेस्पिरेशन को Yes, sir. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलेंगे? सांस क्योंकि लेना छोड़ना। सर उसमें ग्लूकोज डिकम्पोज एनर्जी हाँ, सर, उसमें उसमें हीट energy रिलीज हो होता है। रहा है। जब आप सांस छोड़ोगे तो नाक के पास हाथ ले जाओगे तो गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा? हवा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है, ठीक है। तो वो जो हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्चुअली उसका हम आपको बता रहे हैं, उसमें रिएक्शन क्या होता है। रेस्पिरेशन में आपको डाइजेशन और ब्रीदिंग का कंबाइंड फॉर्म होता है। तो डाइजेशन में क्या होता है, जो भी फूड हम लोग खाते हैं और जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, उनके बीच में रिएक्शन होता है। तो फूड का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? C6 ग्लूकोज का लिखेंगे। यस, ग्लूकोज का। जो भी फूड होता है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज, हाँ, C6H12O6, और इसका रिएक्शन हुआ आपको 6O2 यानी ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्शन होने के बाद आपको CO2 plus H2O। हाँ 6CO2 बन जाएगा। H2O प्लस एनर्जी। अच्छी बात है, आ रहा है आप लोगों को। 6CO2 प्लस 6H2O H2O, अरे क्या plus लिखा रहा energy। है, 6H2O प्लस आपको हीट रिलीज होता है। तो आप यहाँ पे सीधा देख लो कि यही रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, तो इसमें हीट रिलीज हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप अपने आंसर में ये रिएक्शन भी लिख सकते हो कि द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज द फॉलोइंग।
we observe that in this reaction heat is released, so respiration is called exothermic reaction. Clear? Yes, sir. Yes, sir. तो ये होमवर्क का Sir. स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। हो गया। हो गया, वेरी गुड। हाँ जी, कोई पूछ रहा था कुछ? सर थोड़ा ऑक्सीजन सर, बनने सर, का सर प्रोसेस बता दीजिए। अच्छा, ये भी बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। पिछले सप्ताह बताए थे तुम लोगों को। लेबोरेटरी में जो हम लोग ऑक्सीजन बनाते हैं वो बनाते हैं पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 एक सब्सटेंस है, एल छोटा होगा, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं इसको। इसको हम लोग क्या करना है, हीट करना है। किसके प्रेजेंस में हीट करना है, याद है, बताए थे जो हम बता रहे हैं, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये हो गया। और आपको इसमें कैटलिस्ट का जो अभी अब पूछे, कैटलिस्ट जो पूछा था उसको हम फिर से बता देते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को प्रेजेंस में इसको जब हीट करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन में टूटता है। ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन? Decomposition. तो डिकम्पोजिशन भी 3 टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। कौन सा टाइप का होगा ये? Thermal. अब पूर्व पूछे थे कैटलिस्ट क्या होता है, तो देखो कैटलिस्ट Yes. वो हाँ, सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, यानी इन्फ्लुएंस करता है। द सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग इटसेल्फ, यानी अपने आप को बिना इफेक्ट किए हुए, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। अब ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द सब्सटेंस which increases the rate of reaction are called positive catalyst, and the substance which decreases the rate of reaction is called negative catalyst. ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो, sir. Yes, sir. अब Yes, समय sir. खत्म होने वाला है। यहाँ तक हम PDF भेज देंगे। और किसी को कुछ पूछना है? 10-20 No, sir. सेकंड बचा हुआ है। नो सर। चलो, No, sir. हाँ बोलो। तो यही अरे इसका मतलब कि सारे एक बार में एक आदमी बोलो। रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना बोलेंगे।